हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया, मैं भी ठीक हूँ। प्रैक्टिस कर रहे हो? की थी जीएसटी की प्रैक्टिस? मैम की थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। कोई बात नहीं, अभी तो हमने जीएसटी में बहुत कुछ सीखना है। आप जितना मैं करवा रही हूँ, देखो आप ऐसा नहीं समझना कि मैम बहुत सारे डेटा को एंटर नहीं करवा रही। मैं डेटा एंटर करवाऊंगी, लेकिन अभी हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। अगर बहुत सारा डेटा टैली में होगा तो आपको उसका इम्पैक्ट अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी होगी। तो दैट्स वाई मैं स्मॉल स्मॉल डेटा के चंक्स लेके आपको एंट्रीज करवा के आपको उस एंट्री का इम्पैक्ट बताती हूँ। ठीक है, तो डोंट वरी, हम जो लार्ज प्रोजेक्ट्स भी करेंगे वो भी करने हैं हमें। जब हमें सारी जो भी हमारी F11 में फीचर्स है ना, जिसमें मैंने आपको मेंटेन अकाउंट्स विद इन्वेंटरी ऐसे यस करवाती जा रही हूँ। जब सारे यस हो जाएंगे तो हम उसके साथ एक प्रोजेक्ट भी, एक नहीं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। डोंट वरी मेरे साथ। लेकिन आपको देखो, कभी भी आप कहीं जाते हो ना, तो आपको उस कॉन्सेप्ट की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अभी मैं आपको जीएसटी नहीं भी आता, तब भी मैं ऐसे करवा रही हूँ कि आप उसका इम्पैक्ट समझ पाओ। ठीक है, रेडी हो? स्टार्ट करें? चलिए स्टार्ट करते हैं हम टैली प्राइम की क्लास। और इस क्लास में पहले मैं आपको प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या किया था वो समझाऊंगी। और मैंने आपको बताया था कि इस क्लास में मैं आपको कुछ कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में बताने लगी हूँ। चलिए पहले मुझे ये बताइए, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या किया था? जरा आप देखो तो आपको याद है कि नहीं? कुछ याद आया आपको? आया कि हमने किया था कि जो जीएसटी है, पहले हमने ये समझा था कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्स क्या होता है? कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अंडर एनी एक्ट। मैं चीजें रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आपके दिमाग में वो बार बार जब क्लिक करेंगी तो आपको वो रिमेम्बर हो जाएंगी। कहीं भी इंटरव्यू होगा तो एकदम से आप बोल पाओगे। दैट्स वाई। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि लेविड किसी और पर किया जाता है, बर्डन किसी और पे आता है। मीन्स जैसे बिजनेसमैन जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, उस टाइम लगता होगा जब हम उन गुड्स और सर्विसेज में बिजनेस करते हैं। ध्यान देना मैं बात क्या कह रही हूँ। जब आप उन गुड्स एंड सर्विसेज में बिजनेस करते होंगे तो आप पर जीएसटी लेविड किया जाता है, मींस आप पर जीएसटी लगाया जाता है। अगर मैं अपनी सर्विसेज देती हूँ और मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, मेरी सैलरी पर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि मैं बिजनेस नहीं कर रही हूँ, मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ। तो मेरी सर्विसेज जो भी मैं प्रोवाइड, अभी मैं जो है मैं सैलरी नहीं ले रही, मैं अपनी जो सर्विसेज आपको दे रही हूँ मैं एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में दे रही हूँ, मेरा अपना बिजनेस है। तो इस केस में जब भी मैं सर्विसेज दे रही हूँ उसके बदले में आप मुझे पे कर रहे हो तो उस पर जीएसटी लेविड होगा। तो बिजनेस, जब आप बिजनेस करते हो, चाहे आप बिजनेस गुड्स में करो चाहे आप बिजनेस जो है सर्विसेज में करो, तो आप पर जीएसटी लेविड होगा। लेकिन सैलरीड क्लास पर जो है जीएसटी लेविड नहीं होता है। तो ये हमने समझ लिया कि जीएसटी लगता कहाँ है। फिर हमने ये देखा था कि जीएसटी जो है 28 जो हमारी इंडिया की 28 स्टेट है और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो वहां पर अगर तो स्टेट के अंदर होगा तो क्या लगेगा, वो हमारी जो भी सेल परचेज होगी वो इंट्रा कहलाएगी। अगर स्टेट के बाहर या कंट्री के बाहर कोई भी सेल परचेज होती है तो वो क्या कहलाएगी? हाँ जी, इंटर कहलाएगी। तो इंटर के केस में कौन सा जीएसटी लगता है? आईजीएसटी। स्टेट के अंदर कौन सा लगता है? सीजीएसटी, एसजीएसटी। अगर यूनियन टेरिटरी होगी तो यूटीजीएसटी। लेकिन ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसका अपना लेजिस्लेचर है तो उस पे क्या लगेगा? एसजीएसटी। ये समझे? आगे थी बात? ठीक है। जब हम परचेज करते हैं, जब भी हम परचेज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इनवर्ड सप्लाई। जब हम सेल करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? आउटवर्ड सप्लाई। यहाँ आउटपुट लिखा हुआ है, मैं आउटवर्ड कर देती हूँ। उसको क्या बोलेंगे बेटा?
आउटवर्ड सप्लाई, राइट? इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई मीन्स मैं अगर जितनी भी सेल करूंगी, मैं गुड्स में डील कर रही हूं, मैं जितनी सेल करूंगी, जितनी गुड्स की सेल करूंगी, उसका पूरा रिकॉर्ड मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो बताइए, गवर्नमेंट को मैं अपनी सेल्स का रिकॉर्ड किस जीएसटीआर रिटर्न में दूंगी? तो जो रिकॉर्ड दिया जाता है ना, वो रिटर्न, उसको रिटर्न बोलते हैं हम। जैसे आपने आईटीआर सुना होगा, इनकम टैक्स रिटर्न। तूने आईटीआर कभी भरी है, ऐसे बोलते हैं ना, तूने आईटीआर भर दी, लास्ट डेट थी। व्हाट इज आईटीआर? आईटीआर क्या होता है? आईटीआर का मतलब होता है, रिटर्न का मतलब होता है कि जो भी आपने अर्न किया है उसके बारे में आप गवर्नमेंट को बताते हो। कहाँ से अर्न किया है, कितना अर्न किया है, गवर्नमेंट पर उसको कितना टैक्स दिया है, नहीं दिया तो कितना नहीं दिया है, वो सारा मीन्स आप अपने कर्मों को लिख लिख के गवर्नमेंट को बताते हो। दैट इज कॉल्ड रिटर्न। ऐसे ही जब बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन भी जो काम करेगा अपने कर्मों का चिट्ठा वो गवर्नमेंट को देगा कि देख गवर्नमेंट, मैंने इतनी सेल्स करी है। अब सेल्स जो उसने की है उसको वो जिस रिटर्न में बताएगा, उस रिटर्न को हम क्या बोलते हैं? जीएसटीआर 1। क्या बोलते हैं? जीएसटीआर 1। ओके, फिर वो बताएगा कि देखो मैं सेल की है, मैंने कुछ परचेज भी की है। गवर्नमेंट कहती है अच्छा परचेज भी की है, उसके बारे में भी तो बता, परचेज की है। तो कहता फिर मैं परचेज किस रिटर्न में बताऊं? गवर्नमेंट कहती है उसके लिए है जीएसटीआर 2। अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कैसे है वो मैंने आपको प्रॉमिस किया, मैं पोर्टल पर बताऊंगी, ठीक है? तो हम अपनी सेल के बारे में गवर्नमेंट को जीएसटीआर 1 में बताते हैं और परचेज के बारे में जीएसटीआर 2 में बताते हैं। ये बताने की बात हुई। गवर्नमेंट कहती सेल की है, जीएसटीआर मिला भी तो होगा, वो भी तो पे करो। ओके ओके, पे किया है मैंने, कर दिया मैंने पे। अच्छा पे किया है, कहाँ है बता तो सही। अच्छा किस में बताऊं, पे करूं, कैसे करूं? वो गवर्नमेंट कहती है उसको जो भी पे करना है ना, तो ऐसे कर जीएसटीआर 3B में बता। आप कहते हो सेल तो किया है लेकिन उस पर जीएसटी लगता ही नहीं है, मैं कैसे दूं? गवर्नमेंट कहती है लेकिन ये बताना तो है ना कि नहीं लगता, जीएसटीआर 3B में बता। लगेगा तो मैं देख लूंगी, तेरे से पैसा ले लूंगी। नहीं लगेगा कोई बात नहीं, जीएसटीआर 3B एग्जाम्प्टेड सेल से, एग्जाम्प्टेड गुड से आप फाइल कर दो, ठीक है? तो मीन्स आपको 3 तरह के रिटर्न्स में गवर्नमेंट को अपने कर्मों के बारे में बताना पड़ता है। कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, कितना पैसा दिया, कितना जीएसटी कलेक्ट किया, ये सब कुछ आप गवर्नमेंट को बताओगे। कैसे? रिटर्न्स के थ्रू। इतना किया था हमने। और क्योंकि जीएसटीआर 1 या 2 प्रिपेयर करने के लिए हमें डेटा चाहिए होता है, तो वो डेटा हमें कहाँ से मिलेगा? देखो आपकी कंपनी में रेगुलरली इतनी सेल हो रही है। अब जीएसटीआर 1 में मेरी मान लीजिए 50,000 जो है ट्रांजैक्शन हो गई पर मंथ की, वो सारी पर मंथ में जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसकी पूरी डिटेल मुझे चाहिए। वो डिटेल हम कहाँ से निकालेंगे? हमारी टैली में जीएसटीआर 1 की एक रिपोर्ट बनती है, वहां से हम रिपोर्ट लेंगे, उसको जो है हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करके हम उसके पोर्टल पर, जो जीएसटीआर का पोर्टल है, वहां अपलोड कर सकते हैं। मीन्स हमारी मेहनत बहुत कम हो जाती है अगर हमने अपना प्रॉपर डेटा जो है वो टैली में मेंटेन करके रखा हुआ है। क्लियर? इतनी बात की थी। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आप टैली में सेल परचेज करते हो तो जीएसटीआर कैसे कैलकुलेट होगा। अगर परचेज करते हो तो जो टैक्स आप अपने क्रेडिटर को दोगे उसका आपको क्या मिल जाता है? एक टर्म होती है आईटीसी। क्या मिल जाता है? आईटीसी। और जो आप सेल करते हो मींस आपने कुछ पैसा जो है अपने क्रेडिटर को दे दिया और कुछ पैसा जीएसटी की फॉर्म में डेटर से लेते हो। गवर्नमेंट कहती है डेटर से लिया ना, पैसा दे मुझे पैसा। वो कहते कि आपने कहा था जो परचेज के टाइम मैंने जीएसटी दिया है कि उसका वो मुझे वापस कर दोगे। गवर्नमेंट कहती कितना डेटर से लिया? मैंने कहा मैंने डेटर से 2000 लिया। ओके, और मैंने तो तेरा कितना वापस करना? आपने मेरा 1800 वापस करना। ओके, नेट करो 1800। गवर्नमेंट कहती मैंने तुझे देना, तूने मुझे कितना देना? 2। तो ऐसा कर 200 मुझे पे कर दे। तो इट इज कॉल्ड आईटीसी क्लेम करना, आईटीसी क्रेडिट क्लेम करना।
मीन्स जो मैं परचेज करती हूँ तो उस पर जो भी जीएसटी, हर एक को नहीं आईटीसी मिलता, सिर्फ किसको मिलता है, जो पर्सन जीएसटी में रेगुलर रजिस्ट्रेशन जिसका होगा। अभी कंपोजिशन की बात नहीं कर रही, जिस पर्सन का जीएसटी में रेगुलर रजिस्ट्रेशन होगा वो पर्सन ही परचेज पर जो जीएसटी लगता है उसका आईटीसी क्लेम कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी बाय करेगा सबका आईटीसी क्लेम करेगा। मैं बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं कुछ भी व्हीकल बाय करती हूँ, मान लीजिए मैंने ऑफिस आने के लिए अपनी कंपनी के नाम पर ही कार बाय की, तो उसका आईटीसी क्लेम नहीं होगा। तो कुछ ऐसी गुड्स होती हैं जिनका आईटीसी क्लेम हम नहीं कर सकते। जैसे मेरे ऑफिस में कुछ फूड आइटम्स आती हैं, उस पर भी तो जीएसटी लगता है, उसका मैं क्लेम नहीं कर सकती। हाँ, कुछ लोग कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, वो बहुत डिटेल में चला जाएगा। तो कुछ गुड्स आप ये मानिए जिन पे आईटीसी क्लेम नहीं होता, कुछ पर आईटीसी क्लेम हम कर सकते हैं। 2 गुड्स मैंने बता दी जो मेनली बिजनेस में होती हैं। जैसे आपने फूड आइटम्स बाय की हैं, जहां आपने अपनी जो कंपनी है उसमें कोई भी बस या कोई भी कार वगैरह बाय की है, तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। चलिए, ये बातें हो गई आपकी रेगुलर डीलर की, कि रेगुलर डीलर के साथ जब हम परचेज करते हैं, जब सेल करते हैं, तो एंट्री कैसे होती है, कैसे टैक्सेशन कैलकुलेट होता है, वो हमने लास्ट क्लास में देखा था। एक और चीज हमने लास्ट क्लास में देखी थी। लास्ट क्लास में क्या क्या देखा था हमने एक B2B किया था और एक B2C। B2B का मतलब रजिस्टर पर्सन टू रजिस्टर पर्सन ट्रांजैक्शन हो रही है। B2C मीन्स मेरे मान लो कि मैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील करती हूँ, तो कोई भी कस्टमर एसी बाय करने आता है, तो जो ट्रांजैक्शन अब हो रही है वो B2C हो रही है। अब उसके लिए जो टैक्स इनवॉइस मैं बनाती हूँ, उसको मैं कैसे बनाती हूँ, मैं एक पॉइंट ऑफ सेल्स का वाउचर क्रिएट करती हूँ। कहाँ पर जाके, वाउचर टाइप में जाती हूँ। देखिए कैसे किया था वो मैंने, हमारी लास्ट क्लास थी, हमारी जीएसटी के ऊपर थी, सेकंड। देखिए, तो हमने क्या किया था, हमने क्रिएट पर हमने वाउचर टाइप क्रिएट किया था। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो अगर मैं जो मैंने क्रिएट किया उसको देखना है, मैं वाउचर टाइप में जाऊंगी। मैंने पीओएस का एक वाउचर जो है क्रिएट किया होगा, सेल्स का पीओएस। तो सेल्स पीओएस देखिए नीचे है, एंटर करिए, ये वाला मैंने वाउचर क्रिएट किया था। अब जब भी मैं सेल करूंगी, कस्टमर को सेल करूंगी, तो सिंपल सेल्स वाउचर में नहीं जाएंगे, आप वाउचर्स में आएंगे। आप जैसे ही F8 को प्रेस करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर कस्टमर को करना तो सेल पीओएस को आपने सिलेक्ट करना है, अपने आप आपका आउटपुट जीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा। ये मैं बनाना भी सिखाया था। अगर आपको दोबारा से सीखना है तो मेरी लास्ट क्लास को दोबारा से देखो, ठीक है, वहां पर एक बार रिवाइज करो इसको, फिर दोबारा इस क्लास को देखो, ठीक है। चलें आगे। तो ये बातें होगी रेगुलर डीलर की। अभी रेगुलर डीलर के साथ और भी बातें करेंगे, पर पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में। अब देखो ना, जो रेगुलर डीलर होता है उसके साथ ना बहुत सारे जीएसटीआर कंप्लायंसेस आते हैं। मींस वो जितनी सेल परचेज वगैरह करता है उसको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन तो करनी ही करनी है। अलोंग विद दैट उसको जीएसटीआर 1 भी फाइल करना है, जीएसटीआर 2 भी फाइल करना है, जीएसटीआर 3 भी फाइल करना है और एनुअल रिटर्न्स भी फाइल करनी है। और अगर वो कोई भी रिटर्न्स को डिले करता है तो उस पे पेनल्टीज, फाइन्स, इंटरेस्ट वो सब कुछ लगाया जाता है। तो मींस एक रेगुलर डीलर के लिए कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, जैसे हमारे सैलून हो गए, टेलर्स की शॉप हो गई, बुटीक्स हो गए, हेयर ड्रेसर्स हो गए, वो कहते हैं कि चलिए हमारा टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, पर इतने सारे कंप्लायंसेस को हम फॉलो नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट उनके लिए एक स्कीम लेके आती है। उनके लिए एक स्कीम होती है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन स्कीम। आप कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि हमने तो सुना है कि कंपोजिशन स्कीम सिर्फ गुड्स के लिए होती है। नहीं,
अभी चेंजेस हुए हैं, रिसेंटली चेंजेस हुए हैं, उसमें कॉम्पोजिशन स्कीम जो है वो सर्विस प्रोवाइडर्स को भी दी जाती है। अब कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होती है पहले ये समझते हैं। हम कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में पढ़ने लगे हैं कि हमें GSTR 1, 2, 3 भी जिस कुछ भी फाइल ना करना पड़े, ठीक है। हमें ऐसे, और हम पर हैवी इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं लगाओ, भूल गए ना, तो ऐसे ही नहीं है हैवी इंटरेस्ट लगा दो। गवर्नमेंट कहती है ठीक है, तुम्हारे लिए ये सारे कंप्लायंसेस जो हैं मैं इतने स्ट्रिंजेंट नहीं रखती, थोड़े लीनिएट कर देती हूँ। छोटे हो, छोटे व्यापारी हो, इतना नहीं कंप्लाइज कर सकते, तो आप ऐसा करो कॉम्पोजिशन स्कीम ले लो। अब समझो कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होती है। देखिए आइए कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर ये है, अगर गवर्नमेंट कहती है अगर आप गुड्स में डील कर रहे हो, सर्विसेज नहीं, अभी सर्विसेज की बात नहीं हो रही है, गवर्नमेंट कहती है अगर आप गुड्स में डील करते हो और आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, तो ऐसा करो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर करवा लो, रेगुलर नहीं कॉम्पोजिशन में आ जाओ। ओके, कॉम्पोजिशन स्कीम ले लेंगे, बट जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होती हैं और अलॉन्ग विद दैट हिमाचल प्रदेश, उनमें जो है अगर आपका टर्नओवर 75 लाख तक है, उन पर ये वाली लिमिट नहीं है 1.5। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपका आगे असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ये सारी आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ जाती हैं। यहाँ पर टर्नओवर अगर 75 लाख तक है तो कॉम्पोजिशन, 75 लाख को क्रॉस हुई तो आप रेगुलर में जाओगे। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली हुई है, आप कौन कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है? मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स, ट्रेडर्स और रेस्टोरेंट्स वाले, ठीक है। वो रेस्टोरेंट्स वाले नहीं ले सकते जो अल्कोहल को सर्व करते हैं, वहां पर कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं होती है। तो कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। अब कॉम्पोजिशन स्कीम में कितना GST लगता है वो है, ये देखिए, मैं थोड़ा सा लार्ज कर देती हूँ। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, कोई नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जहाँ ट्रेडर्स होते हैं, इनको 1% जितनी भी सेल्स करेंगे उसका 1% GST देना पड़ेगा। लेकिन जो रेस्टोरेंट्स वाले होते हैं उनको 5% देना पड़ता है। 1% कैसे? 1% 0.5% CGST और 0.5% SGST। ऐसे ही रेस्टोरेंट वाले 2.5% CGST और 2.5% SGST। हमेशा एक और बात का ध्यान देना, कॉम्पोजिशन स्कीम उसको नहीं मिलेगी जो इंटर स्टेट सेल करता है। सेल बोला मैंने, अगर मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली के बाहर मैं सेल करती हूँ, चाहे मेरा टर्नओवर 50 लाख है, मैं कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले पाऊंगी। तो हाँ ठीक है, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एक तो आपका जो भी सेल होना चाहिए वो इंट्रा होना चाहिए, और आपका टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए। 75 लाख कुछ स्टेट्स के लिए इम्प्लीमेंट है, वो आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। ये होता है आपका कॉम्पोजिशन स्कीम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कॉम्पोजिशन स्कीम में आप इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकते, लेकिन आप इंटर स्टेट परचेज कर सकते हो, उस पर कोई रोक टोक नहीं। अब मैं आपको दोनों रेगुलर स्कीम और कॉम्पोजिशन में एंट्री कैसे होती है, मैं एक बार उसको आपको बोर्ड पर समझाती हूँ। आप अपनी बुक में जो ब्लैंक पेज है वहां लिख सकते हो, अगर कॉपी बनाई हुई है तो वेल एंड गुड, आप उस पर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कॉम्पोजिशन और रेगुलर को कैसे बाइफरिकेट करते हैं। देखो थ्योरी इतनी बतानी पड़ेगी, अदरवाइज टैली में वो बातें आपको समझ नहीं आएंगी। मैं एक कंपैरिजन कर रही हूं एक रेगुलर स्कीम वाले को, और सेकंड कंपैरिजन आपका हो रहा है कॉम्पोजिशन वाले से। मेरी बात सुनो, इसकी मैंने अगर परचेज करते हैं तो एंट्री क्या बताई थी? इसकी एंट्री मैंने बताई थी जब भी हम परचेज करेंगे, परचेज टू वही अपना सन्ड्री क्रेडिटर, यहां पर हम लिखते थे अपना इनपुट CGST। क्या लिखते थे? इनपुट CGST और
आउटपुट SGST मीन्स मेरी इंट्रा है, अगर इंटर होती तो ऑब्वियसली आपका इनपुट IGST। याद है ये एंट्री आपको? 10,000 की परचेज थी, आपका 918% से ऐसे GST लगा था। ये एंट्री मैं तब करूंगी जब मैं एक रेगुलर डीलर हूं, और रेगुलर डीलर जब मैं होंगी तो मैं इन दोनों का किस हेड के अंडर डालूंगी? बोलो किस हेड के अंडर था? सोचो सोचो, साथ देखो, पार्टिसिपेट करना है। किस हेड के अंडर? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। वेरी गुड। देखो बेटा, अगर साथ साथ में बोलोगे चाहे दूर बैठे हो तो क्या हुआ, हमें पार्टिसिपेट करना है, हमें सीखना है, बहुत अच्छी तरह सीखना है। तो ये वाली एंट्री है, और इसका इम्पैक्ट मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कहां कहां जाता है, राइट? तो क्योंकि ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस करंट लायबिलिटी है, लेकिन मैं इसको डेबिट कर रही हूं तो मेरे एज अ एसेट बन जाएगी ये। लेकिन अगर यही परचेज कॉम्पोजिशन वाला लेता है, यहां पर मुझे ITC मिलेगा, लेकिन यही परचेज अगर कॉम्पोजिशन वाला करता है, एंट्री देखो क्या होगी, यहां भी CGST, अब इनपुट नहीं होगा, SGST आएगा। देखो एंट्री सेम है, लेकिन हेड्स चेंज हो जाएंगे। अब इसको आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालोगे और अपनी परचेज का पार्ट बना लोगे। समझाती हूँ, बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, मुझे पता है, रुको रुको। परचेज का क्या बना लोगे? पार्ट बना लोगे। अब मुझे ये बताओ, अब दूसरे उसमें आते हैं। अब इस पर्सन ने परचेज किया, ठीक है, ये है शोना और ये है मोना। शोना क्या है? रेगुलर डीलर। मोना क्या है? कॉम्पोजिशन डीलर। अब देखो दोनों के केसेस में क्या होगा। अब ये अपने परचेज की कॉस्ट कितनी मानेगा? मुझे बताओ, बोलो बोलो। 10,000 मानेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट जो है गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया मैं वापस करूंगी, तो वो कहता मुझे वापस आ ही जाना है, तो मैं कस्टमर से क्यों चार्ज करूं? लेकिन मेरे बच्चे, अगर ये सेल करेगा तो सेल्स करते टाइम इसको क्या करना पड़ेगा? उस पर भी क्या लगाएगा? GST लगाएगा। सेल्स करते टाइम ये GST लगाएगा, लेकिन GST किस पर लगाएगा? अपना प्रॉफिट ऐड करके। अब मान लीजिए इसने प्रॉफिट कमाना है 2,000, तो कितना हो गया ये? 12,000। मुझे बताओ 12,000 पे अब कस्टमर को कितना चार्ज करेगा? 18%। अब 12,000 का 18% मुझे बताओ, मैं भूल जाती हूँ कितना था। आप भी ले लो ना, आप भी अपना कैलकुलेटर ले लिया करो। 18% कितना था? 21, हाँ बोलो बोलो, 60। ठीक है, तो कस्टमर को कितने का बिल बना के देगा ये? 14,160। जो लास्ट क्लास में भी किया था, इतने का कस्टमर को ये प्रोडक्ट पड़ेगा। चलिए, अब अगर रेगुलर स्कीम में है तो कस्टमर को प्रोडक्ट इतने का पड़ रहा है। कॉम्पोजिशन में देखें क्या हो रहा है। कॉम्पोजिशन में परचेज कितने की है? अब ये कॉस्ट किसको मानेगा? 11,800। अगर ये भी पर्सन चाहे मैं 2,000 का प्रॉफिट अर्न करूं, देखो क्या हो जाएगा, 2,000 का प्रॉफिट अर्न करूं, ठीक है, तो कितना आएगा आप बताओ? तो ये कितना आएगा? 13,800। लेकिन इस पर उसको 1% जो है वो गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा। अब 13,800 पर 1% कितना होता है? 138। कितना हो जाएगा? 138। अब मेरी बात सुनो, अब दोनों के केसेस को देखो। अब यहां पर अगर मैं रेगुलर स्कीम वाले को देखती हूं तो उसकी पॉकेट से गया कितना? एक 10,000 गया। ध्यान से देखो, ध्यान से। शोना की पॉकेट से क्या गया? 10,000। आप मुझे बताओ जी, 1800 तो इसको वापस ही मिल जाएगा ना, तो और कितना गया उसको? अब क्योंकि यहां पर जो टैक्स बन रहा है 2160 और 1800 तो उसको वापस ही मिल जाएगा। अल्टीमेटली टैक्स का अमाउंट कितना देगा वो?
2160, तो कितना गया 10,000 और 2160, तो टोटल कितना हो गया हमारा 12,160। 12,160 माइनस किया तो अल्टीमेटली उसका प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आ गई 2,000 उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आ गई। लेकिन कस्टमर को कितने का पड़ रहा है 14,160, लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम में देखो कस्टमर को कितना पड़ रहा है 13,800। अब यहां पर देखो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी तो इतनी है, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा 138 ये भी देना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा अल्टीमेटली, देखो बिल पर जीएसटी नहीं वो लगा सकता, अल्टीमेटली अगर वो इतने का लगाएगा, दोनों में डिफरेंस देखो 1416 ये कस्टमर को इतने का दे रहा है, ये कस्टमर को इतने का दे रहा है, तो दोनों में डिफरेंसेस काउंट करो 0 6 यहीं कर लेती हूँ, मैं गलत हो गया ना फिर कंफ्यूजन हो जाती है, तो 13,800 तो 360। तो अल्टीमेटली अगर हम कॉम्पोजिशन स्कीम में हैं तो हमें प्रॉफिट कितना फर्क पड़ रहा है, कितने पैसे का फर्क पड़ रहा है 360, लेकिन वो 138 भी इसमें इंक्लूड कर देगा। तो अगर हम कॉम्पोजिशन वाले से लेते हैं तो आपको 200 या 220 वो थोड़ा सा आपको सस्ता मिलता है, छोटे डीलर से लेते हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सस्ता मिल जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली जो रियल वर्ल्ड होता है उसमें एडजस्टमेंट ऐसे होती है कि आप जैसे आप अपने पास वाले की शॉपकीपर के पास अगर आपकी जान पहचान ज्यादा है तो वो थोड़ा सस्ता भी दे देता है कि चलो 10% 20% इतना आपको माइनस भी कर देता है, क्योंकि उसके जो कंप्लायंसेस ज्यादा नहीं होते और यहाँ पर उसको जीएसटी पे नहीं करना पड़ता। यहाँ तो जितनी प्रॉफिटेबिलिटी ऐड करेगा उस पर जीएसटी आ जाता है तो कस्टमर पर बर्डन ज्यादा आता है। पर यहाँ पर मुश्किल क्या आती है कि अगर ये आप कहो कि फिर तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, नहीं बच्चे, पूरी बात, क्योंकि आधी अधूरी बात ना बहुत नुकसानदेह होती है, पूरी बात सुननी है। ये वाला पर्सन अगर कोई भी कैपिटल गुड्स लेगा, मींस उसने एसी लगाया अपने शोरूम में, ठीक है, एसी पर उसने अगर जीएसटी दिया 5,000 का जीएसटी उसने पे किया तो उसको इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, पर इस पर्सन को जितनी कैपिटल गुड्स खरीदेगा सबका क्रेडिट मिलेगा। तो अल्टीमेटली क्योंकि यहाँ पर जितना वो खर्चा कर रहा है उसमें किसी भी जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता तो वो अपनी कॉस्ट बनाएगा, तो अल्टीमेटली जो 222 हमें प्रॉफिटेबिलिटी दिखी ना वो भी नहीं आती है, क्योंकि आईटीसी नहीं मिलता, नुकसान में ही होता है। और इसके साथ ज्यादा लोग डील नहीं करते, क्योंकि अगर मैं अनरजिस्टर्ड डीलर्स के साथ डील करूंगी तो मुझे आईटीसी, मेरा क्या आउटपुट लायबिलिटी बनेगी नहीं, मैं आईटीसी क्लेम नहीं कर पाऊंगी। वो देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे। मैं आपको ये समझा रही हूँ कि ऐसा नहीं ये प्रॉफिटेबिलिटी में रह जाते हैं, लेकिन अगर इनकी कैपिटल गुड्स होंगी ना, जो इन्वेस्ट परचेज किया होगा उसका भी आईटीसी नहीं मिलता, ये 200 जो कमाया है उससे कहीं ज्यादा गवा लेते हैं। हाँ, कंप्लायंसेस जरूर कम होते हैं कि हमें मंथली जीएसटी आर 1, 2 या 3 भी नहीं भरना पड़ता। फिर इनको क्या भरना पड़ता है, क्या इनको कुछ देना ही नहीं पड़ता, गवर्नमेंट को देना पड़ता है। लिख लिया आपने, मींस मैंने कंपैरिजन करके आपको दिया है, पॉज करके लिख लो। चलिए, तो आप कह रहे थे कि रेगुलर वाले को तो अपने कर्मों के बारे में बताना पड़ता है, इट मीन्स कि शोना को बताना पड़ेगा, मोना को नहीं बताना पड़ेगा। बताना पड़ेगा, क्यों नहीं बताना पड़ेगा? गवर्नमेंट कहती है यार बिजनेस कर रहे हो, कमा रहे हो 20 लाख से ऊपर, कॉम्पोजिशन स्कीम में हो, ऐसे कैसे नहीं बताओगे? बताओगे, पक्का बताओगे। कैसे बताएं, किस फॉर्म में बताएं? इनको बताना पड़ता है जीएसटी CMP 08 फॉर्म में, जो क्वार्टरली फाइल होता है। उस टाइम इनको जितनी सेल हुई होगी उसका 1% गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। इनके लिए एक एनुअल रिटर्न होती है जिसको हम GST 04 कहते हैं, जबकि रेगुलर डीलर्स के लिए जो एनुअल रिटर्न होती है वो GSTR 9 होती है। तो अलग अलग रिटर्न्स होती हैं, इनको सिर्फ 2 रिटर्न्स होती है, उसमें तो रिटर्न्स का भरमार होता है।
ठीक है, और बहुत सारा डेटा भी इसको देना पड़ता है। कंप्लायंसेस बहुत कम हो जाती हैं, दैट्स वाई पीपल जो है वो चूज करते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम को, और कोई रीजन नहीं है। एक बार मैंने रेगुलर डीलर की आपको अकाउंटिंग करके दिखाई है टैली में, अब मैं आपको कॉम्पोजिशन की अकाउंटिंग करना सिखा रही हूँ। चलिए आ जाइए टैली पर, टैली ओपन करिए आप जल्दी से, मैं भी ओपन कर लेती हूँ। देखो दिखाई दे रहा है आपको? चलिए टैली में आ जाइए। कौन सा करने लगे हैं? कॉम्पोजिशन स्कीम वाला। तो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अलग से कंपनी बनाइए। कैसे बनाएंगे? अगर कोई कंपनी खुली हुई है तो कंट्रोल F3 कर दीजिए, उस कंपनी को बंद कर दीजिए। कर दिया आपने बंद, क्रिएट करिए अब कंपनी को। ऊपर जाइए, दिखाई दे रहा है आपको क्रिएट कंपनी, मैं आगे तो नहीं आ रही, देखो हाँ, COC कॉम्पोजिशन स्कीम। क्या लिखोगे? COC कॉम्पोजिशन स्कीम। धीरे धीरे करो, कोई जल्दी नहीं है। आप अगर आपको लगता है मैम ने जल्दी कंपनी बना ली है, स्टॉप कर दिया करो, वीडियो को स्टॉप करो, ठीक है, फिर आगे चलो। धीरे धीरे समझेंगे ना, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। मैं अपना पूरा एफर्ट लगा रही हूँ कि आपने चाहे GST नहीं भी पढ़ा, पर फिर भी आपको इतना GST का नॉलेज हो कि आप किसी को कुछ बता पाओ कि इस पर लगता है, ऐसे ITC क्लेम होता है, इस पे नहीं लगता। मीन्स आप बातें कर पाओ उनके साथ इस टॉपिक पर। बहुत इंटरेस्टिंग है GST अगर किया जाए तो। चलिए चलिए काम करते हैं। दिल्ली आ जाइए। स्टेट कौन सी है? दिल्ली, इंडिया। पिन कोड वगैरह देना है। बना ली कंपनी आपने? मैंने भी बना ली है। चलिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ जाइए, यस करना है। अब मैं मान रही हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं मान रही हूं मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, राइट? मैं कुछ गुड्स को मैन्युफैक्चर करती हूं। अब मैन्युफैक्चरर कैसे काम करता है थोड़ा सा ये भी बताना पड़ेगा मुझे। पहले मैं एक कॉम्पोजिशन की आपको 2 एंट्रीज करवा दूं, फिर मैन्युफैक्चरिंग पर आऊंगी। मैं मैन्युफैक्चर करती हूँ गुड्स को, उनको सेल करती हूँ। पहले आप देखो, इस पे देखो, आपने दिल्ली लेना है। अब रजिस्ट्रेशन टाइप आप रेगुलर मत दो, क्या दो? कॉम्पोजिशन। कहता है यू हैव चेंज्ड रजिस्ट्रेशन टाइप फ्रॉम रेगुलर टू कॉम्पोजिशन, नीड हेल्प टू नो व्हाट नेक्स्ट। कहता है आप रेगुलर से अब रेगुलर नहीं टाइप चूज कर रहे हो, कॉम्पोजिशन कर रहे हो, कोई हेल्प चाहिए? अगर आप यस कर दोगे तो ये टैली की साइट खोल देगा, टैली सोल्यूशन की, वहां पर आपको कॉम्पोजिशन के बारे में कुछ बताएगा। वो नहीं बताएगा, मैं अब बताऊंगी, इसलिए आप इसको नो कर दीजिए, नो कर दीजिए। मैं बताने जा रही हूँ ना आपको। अदर टेरिटरीज में मेरा कोई बिजनेस है, देखो अदर टेरिटरीज में बिजनेस कर सकती हूँ, लेकिन मैं इंटर स्टेट नहीं कर सकती, नो कर दीजिए इसको। अब आपने यहाँ पर GSTN नंबर डालना है। अगर देखो GSTN नंबर आपको देखना है ना, तो गूगल पर जाइए और आप GSTN दिल्ली डाल दीजिए। GSTN दिल्ली नंबर आपको कोई नंबर्स दे देगा। यहाँ पर काफी सारे नंबर्स देता है, आप कोई भी नंबर्स को क्या कर लो, कॉपी कर लो। यहाँ पर GSTN दिल्ली नंबर लिख दो। अगर आपको कोई भी नंबर देता है, क्या दे रहा है तू, जो भी दे रहा है छोड़ो, ये एक नंबर है GSTN का, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, दिल्ली का जो कोड होता है वो 07 होता है, मैंने इसको कॉपी किया। आप भी चाहे यही लिख लो, या कोई भी ढूंढ लो आप साइट से। एक नंबर मैं आपके बुक में लिख दूंगी, पर वो PDF में होगी ना तो आपको दिक्कत होगी। 07 कर लो, यहाँ पर कर लिया आपने। 07 किया मेरे साथ, ओके, एंटर किया मैंने। टैक्स रेट फॉर टैक्सेबल टर्नओवर, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, अभी मैंने दिखाया था। अगर मैं ट्रेडर हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, जितनी सेल करूंगी उस पर 1% लगेगा। क्या टैक्सेबल वैल्यू है? टैक्सेबल, एग्जाम्पशन, नील रेटेड। अभी हमने इन तीनों की बात नहीं की, आप टैक्सेबल पर आइए। कहता है इनेबल टैक्स रेट फॉर परचेज। हो सकता है जो मैं परचेज करूं वो मैं किसी रजिस्टर्ड पर्सन से करूं। अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन से करूंगी तो वो GST लगाएगा।
जीएसटी लगाएगा तो उसका क्रेडिट तो मुझे मिलेगा नहीं, तो उसको मैं अपनी क्या बनाऊंगी, कॉस्ट। तो हो सकता है मैं, अगर आप रजिस्टर्ड डीलर से भी कर रहे हो या अनरजिस्टर्ड से भी कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर ये यस करना पड़ेगा, नहीं तो परचेज पर वो जीएसटी आपका कैलकुलेट करके नहीं देगा। तो यहाँ पर आप यस करिए। कर लिया। ईबे बिल की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, आप इसको नो कर दीजिए, दैट्स इट, एंटर कर दीजिए, हो गया। कंट्रोल ए करिए मेरे साथ, आगे। अब आप सीधा वाउचर्स में ही चलते हैं, डायरेक्टली वाउचर्स पे चलते हैं। हम परचेज कर रहे हैं, वही हम एबीसी लिमिटेड से परचेज कर रहे हैं, वो एक रेगुलर डीलर है, रजिस्टर्ड डीलर है, उससे मैं सोनी के 45 इंचेस बाय कर रही हूं। लेकिन अब मैं रेगुलर नहीं हूं, मैं कौन हूं, मैं कॉम्पोजिशन डीलर हूं, ठीक है। एंट्री वैसे ही रहेगी जैसे मैंने आपको करवाई थी। परचेज के लिए आप F9 मेरे साथ प्रेस करेंगे, परचेज का लेजर ओपन हो गया। मैंने सप्लायर का कोई इनवॉइस नंबर दे दिया, डेट दे दी, पार्टी जैसे बनवाई थी वैसे ही बनाना, कोई चेंजेस नहीं है। ऑल्ट सी करिए, ABC लिमिटेड क्या है मेरा, सन्ड्री क्रेडिटर, इससे मैं बाय करूंगी, बिल बाय बिल मेंटेन करूंगी। वो दिल्ली का है पर्सन, पिन कोड आप दे दो। रेगुलर है, वो हमने कर लिया कि रेगुलर है, हमें जीएसटी लगेगा, उसका GSTN नंबर भी आप यहां पर दे दो। 2 मिनट में मैं यहां से अपनी बुक में से ले लूं। आप जब तक आप साइट से भी देख सकते हो, मैं बुक में से एक नंबर GSTN का कॉपी कर लेती हूँ। यही लिखा था मैंने, कहीं लिखा था, हाँ ये रहा, ये मैं कॉपी कर लेती हूँ। आप वीडियो पॉज करके चाहे आप इस नंबर को लिख लीजिए। कंट्रोल V मैंने कॉपी कर दिया, एंटर। क्या कहता है, सेट ऑल्टर करनी है, इस लेवल पे नहीं करनी, नो करना है, यहाँ पर मैंने आपको सिखाया था। कंट्रोल A कर दीजिए, कंट्रोल A कर दीजिए। परचेज लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, परचेज का लेजर क्रिएट कीजिए। परचेज किसके अंडर आएगा, परचेज। कहता है टाइप ऑफ लेजर, राउंडिंग के लिए नहीं, राउंडिंग वाला भी मैं बताऊंगी, अभी राउंडिंग वाला मैंने आपको नहीं कराया है। नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। मेथड ऑफ एप्रोप्रिएशन इन परचेज इनवॉइस, आप इसको भी नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, ठीक है। और यहां पर आपने GST जो है एप्लीकेबल रहने देना है। सेट एंड ऑल्टर GST रेट हम आइटम के अंडर दे देंगे, वहां पर से भी उठा लेगा, तो यहां चाहे नो रहने दीजिए। और क्या परचेज करेंगे, गुड्स। अभी तक तो लेजर मैंने वैसे ही बनाए हैं जैसे हम रेगुलर वाले के लिए बनाते थे। अब नेम ऑफ आइटम, ऑल्ट C, नेम ऑफ आइटम सोनी 45 इंचेस टीवी ले लीजिए, और ऑल्ट C करके इसको सोनी टीवी के अंडर ले आते हैं। क्वांटिटी यस कर दीजिए, एंटर। यहाँ पर क्वांटिटी बनाइए, पीसेस। अब इसकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आपकी बहुत अच्छी। यहाँ पर P प्रेस कीजिए तो पीसेस आ जाएंगे, पीसेस लीजिए, डेसिमल नहीं लेना हमने। सेट कंपोनेंट BOM आप में शायद नहीं आ रहा होगा, ये कहाँ से आता है देखिए, ये अभी मुझे बताना है। आप कहोगे कि हमारे वहां तो नजर नहीं आता। आपके राइट हैंड साइड कॉर्नर पर F12 कॉन्फ़िगरेशन है, F12 प्रेस कीजिए। जैसे ही आप F12 प्रेस करेंगे, यहां पर यस यस कर दीजिए, मोर कॉन्फ़िगरेशन यस कर दीजिए, सारे फीचर्स ऑन हो जाते हैं। यहां पर होता है सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल, ये भी बताऊंगी। इसको यस किया है तो वहां नजर आ रहा है, अगर आपका नो है तो नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो यस कर लीजिए। कहां से, F12 प्रेस करना है, जो भी आपके सामने लिस्ट आएगी ये यस करना, तो यहाँ पर ये दिखाई देगा आपको बिल ऑफ मटेरियल, यहाँ पर आप यस कर दीजिए, कंट्रोल A कर दीजिए, बाहर आ जाइए। अभी आप BOM को नो करेंगे, बताऊंगी ये क्या है। अब आप यहाँ पर सेट एंड ऑल्टर GST डिटेल्स करिए, यस करिए। अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है, अगर आपके वहां पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए भी मैंने बताया था कि F12 प्रेस करिए, तो यहां पर आप ये यस शो ऑल टैक्सेस यस अगर करेंगे तो वो दिखाई देगा, अगर नो होगा तो दिखाई नहीं देगा। डिस्क्रिप्शन
टेलीविजन है, उसका HSN कोड दे दिया मैंने, और ऑन वैल्यू टैक्सेबल है, इस पे टैक्स लगता है, कितना लगता है 18%। गुड्स है, एंटर एंटर एंटर, हो गया। अभी तक मुझे नहीं लगता मैंने कुछ अलग किया है। जैसे रेगुलर का परचेज करती थी, क्रेडिटर बनाती थी, आइटम बनाती थी, वैसा ही किया है। चेंजेस सेल्स में होता है। आप देखिए, मान लीजिए मैंने 10 क्वांटिटीज 10,000 के रेट पर बाय कर ली। अब एक का प्राइस बताओ, 10,000 है, याद रखना है। एंटर, और कुछ नहीं बाय कर रही, एंटर। अब वो तो मुझे जो भी पर्सन है ABC लिमिटेड वो रेगुलर है, मैं कॉम्पोजिट हूं ना, वो तो GST लगाएगा। अब आपको CGST और SGST के लेजर बनाने पड़ेंगे, बस इसी में चेंज है। इसको ध्यान से देखना है कि अगर मैं कॉम्पोजिट हूं तो जो मैं CGST SGST बनाऊंगी तो कैसे बनाऊंगी, आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेंगे, क्योंकि मैं इसको अपनी परचेज का कॉस्ट बनाऊंगी, परचेज का पार्ट बना दूंगी। देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर। ये क्या है आपका, सेंट्रल टैक्स है। एप्रोप्रिएट टैक्स वैल्यू इन परचेज इनवॉइस, क्या है, परचेज इनवॉइस में जो वैल्यू आ रही है उसके अंदर एडजस्ट करना है, यस, क्योंकि मुझे अपनी परचेज की कॉस्ट बनानी है, इसको यस करेंगे यहाँ पर। एंटर एंटर एंटर, बस इतना। CGST आपका कैलकुलेट अपने आप हो जाएगा। अब करेंगे SGST, ऑल्ट C करिए, SGST। डायरेक्ट टैक्स ही लेंगे, लेकिन कौन सा टैक्स लेंगे, स्टेट। स्टेट पे आइए, यस, नॉट एप्लीकेबल, एंटर एंटर। दोनों कैलकुलेट हो गए। अब यहां पर आप कंट्रोल आई करके अगर GST एनालिसिस देखोगे ना, नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये मैंने टैक्स इनपुट टैक्स नहीं लिया, ये मैंने एक्सपेंस माना है। करके देखो, मैंने वहां तो एनालिसिस दिखाया था ना आपको, यहां करके देखो, कंट्रोल आई करके, कंट्रोल आई ABC GST टैक्स एनालिसिस, देखो आगे नीचे क्या बोल रहा है, देखिए। अच्छा, इधर है, दिस वाउचर हैज नो टैक्स इम्प्लीकेशन। कहता ये इस पे टैक्स लग ही नहीं रहा, इम्प्लीकेशन ही नहीं है, मैं CGST SGST कहां से दिखाऊं, क्योंकि उस टैक्स को मैंने अपना कॉस्ट मान लिया है, इसलिए अब वो उसको टैक्स काउंट नहीं कर रहा है। चलिए, एस्केप करके बाहर आइए, एंटर एंटर, न्यू रेफरेंस हमने ले लिया, एंटर एंटर एंटर। अब देखिए इम्पैक्ट कहां पर आया, P&L पे आइए, परचेज पर जाइए, देखिए परचेज कितने की दिखा रहा है। वहां पर जब आपने परचेज किया था रेगुलर में तो परचेज मुझे 1 लाख की दिखा रहा था, 18,000 की नहीं दिखा रहा था, चेक करिए जाके। यहां पर उसने 18,000 मेरी कॉस्ट बना दी। और देखिए, मैं आपको दिखाती हूं, आप बैक पर आइए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाइए, इन्वेंट्री बुक्स में जाइए, स्टॉक आइटम्स, सोनी टीवी, ठीक है, यहां पर आइए, आपको 10 पीसेस 1,18,000 के पड़े। अभी आप इसमें हम एक रिपोर्ट देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में अगर आपने देखना हो तो आप यहां पर देख सकते हो कि वो कैसे दिखा रहा है आपको। कहता कॉस्ट प्राइस, अब आप ध्यान से देखना, कॉस्ट प्राइस आपको कितना पड़ा, 11,800, ठीक है, ये आपको कॉस्ट प्राइस पर पीस पड़ रहा है। यही आप अपना जो है, जो मैंने पीछे करवाया उसमें देखिए, आपका कॉस्ट प्राइस वो 10,000 ही लेगा। परचेज में वो इंक्लूड नहीं करेगा CGST SGST, यहां इंक्लूड करेगा, ठीक है। 2 मिनट, यहाँ पर बॉम्ब नहीं दिखा रहा, बॉम्ब का भी हम करेंगे। तो यहाँ पर मेरी परचेज को जब मैं P&L करती हूँ तो उसने मेरे जो भी 18,000 था उसने उसको मेरी परचेज का पार्ट बना दिया है। अब यहाँ पर क्या CGST SGST अलग से दिखाई दे रहा, नहीं, मेरी परचेज का पार्ट बन गया है वो 18,000। अब आइए, अब हम करते हैं सेल्स। जब मैं सेल करूंगी, अब मैं अपने कस्टमर से CGST और SGST नहीं चार्ज कर सकती। हमेशा एक बात ध्यान देना, अगर आप किसी रेगुलर डीलर से कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो तो बिल के ऊपर लिखा होगा टैक्स इनवॉइस। अगर आपके बिल के ऊपर टैक्स इनवॉइस लिखा है, इट मीन्स कि वो पर्सन रेगुलर डीलर है। अगर आपके बिल के ऊपर बिल ऑफ सप्लाई लिखा है तो इट मीन्स वो कॉम्पोजिट डीलर है।
ठीक है। टैक्स इनवॉइस वो ही इशू कर सकता है जिसने जीएसटी में रेगुलर रजिस्ट्रेशन ले रखा है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन रेगुलर नहीं है तो आप टैक्स इनवॉइस इशू भी नहीं कर सकते। तब आप क्या इशू करते हो? बिल ऑफ सप्लाई। ध्यान देना इस बात को। चलिए अब सेल करके देखते हैं। वाउचर्स में आइए। अब मुझे सेल करनी है वही सोनी 45 इंचेस है। आइए F8 करिए। पार्टी नेम वीना को ही करते हैं, ठीक है। अब वीना लिमिटेड को मैं सेल कर रही हूं। अब वो चाहे रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, कस्टमर हो, मैं उससे जीएसटी चार्ज नहीं कर सकती हूं। देखिए मैंने क्रिएट किया वीना लिमिटेड। इसको क्या बनाऊंगी? अपना सन्ड्री डेटर्स, बिल बाय बिल, ठीक है। दिल्ली, इंडिया, नो। मान लीजिए ये भी कॉम्पोजिशन वाला ही है। सपोज करिए, सब में करके दिखाऊंगी, ये भी कॉम्पोजिशन वाला ही है। इसका जीएसटीएन नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि देखो आपको पोर्टल पर जाके आपको रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगी। रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पास जीएसटीएन नंबर तो दोनों के पास ही होता है। एंटर कर दिया, कंट्रोल ए। अब आप सेल्स लेजर बनाओगे। देखो सेल्स किस में आएगा? सेल्स में आएगा, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल, यहां पर गुड्स कर दीजिए, एंटर। अब आइटम्स लीजिए आप, सोनी 45 इंचेस। मान लीजिए मैंने 5 जो है वो आइटम 10 की तो हमने बाई की थी, 12,000 में सेल्स कर दी 60,000। अब आप यहां पर CGST या SGST नहीं चार्ज करेंगे, ये नहीं करेंगे। आपके बिल में बस इतना, आप टैक्स नहीं चार्ज कर सकते इस पर। अब टैक्स नहीं आएगा इसमें। तो यहां पर CGST और SGST जो है आपका टैक्स चार्ज नहीं होगा, तो यहां पर आप वो लेजर्स भी नहीं बनाएंगे, राइट। अगर बनाएंगे भी बनाने नहीं देगा आपको, राइट। एंटर 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 एंटर, यहां पर टैक्स नहीं होगा। इतनी बात कर ली आपने, ठीक है। चलो एक और सेल्स करके देखते हैं। आप ऑल्ट C करिए, XYZ बनाइए और इसको भी आप सन्ड्री डेटर्स ले लीजिए, यस करिए। और अब इसको रेगुलर मानिए, कॉम्पोजिशन नहीं, रेगुलर डीलर मानिए। इसका कंट्रोल V करके हम एक जीएसटीएन नंबर दे देते हैं, कोई भी नंबर दे दीजिए आप। मैं 3 लिख देती हूँ और एंटर करके मैंने एक्सेप्ट कर लिया। कंट्रोल ए। अब सेल्स लेजर पहले से बना हुआ है। मान लो इसको भी हमने सोनी 45 इंचेस ही सेल किया है और 5 पीसेस के हैं 12,000 के रेट से, ये हो गया। आप कहोगे मैम बना के तो देखो SGST CGST, लो बना देते हैं। लो SGST आउटपुट बनाते थे ना, बनाते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, एंटर। ड्यूटीज एंड टैक्सेस करके देखो, टाइप ऑफ ड्यूटी कुछ आ रहा है, जीएसटी आ ही नहीं रहा। वहां पर जब हम रेगुलर थे तो यहाँ पर दिखाई देता था कि सेंट्रल है, स्टेट है, कौन सा। अब यहाँ दिखाई नहीं देगा, बन ही नहीं सकता, वो बनाने नहीं देगा। आपकी आउटपुट जो है वो जीएसटी लगाने ही नहीं देगा। तो आप कोशिश भी करोगे तब भी आप यहाँ पर एसजीएसटी और सीजीएसटी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो एंटर कर दो, दैट्स इट, न्यू रेफरेंस। बाकी तो सारा वैसा ही है, बस एसजीएसटी सीजीएसटी नहीं कैलकुलेट होगा। अब आइए यहाँ पर बैलेंस शीट में देखिए। बैलेंस शीट में देखो 1,18,000 ये है आपका, ठीक है। करंट एसेट्स में आपके डेटर्स हैं। अब यहाँ पर कोई इनपुट आउटपुट लाइबिलिटी नहीं है। आप जीएसटीआर रिटर्न्स में जाके भी देख लीजिए चाहे। आइए जीएसटीआर रिटर्न्स में देखते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाइए, जीएसटीआर रिपोर्ट्स ओ प्रेस कीजिए। क्या जीएसटीआर 1, 2, 3 भी आ रहा है? वो दिखाई भी नहीं देंगी क्योंकि मैं अब कॉम्पोजिशन डीलर हूं। मुझे कौन सी दिखाई देगी? जीएसटीआर CMP 08, जो अब मुझे क्वार्टरली फाइल करनी पड़ेगी। जैसे अप्रैल, मई, जून की मुझे जुलाई 18 को फाइल करनी पड़ेगी।
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 18 को फाइल करनी पड़ेगी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 18 को फाइल करनी पड़ेगी। तो इसकी डेट जो है वो 18 होती है। और उस टाइम मुझे जितनी भी सेल हुई होगी, मेरे उस पर्टिकुलर क्वार्टर की जितनी सेल हुई होगी उसका 1%। अब जब ये मुझे 1% निकालना कि कितना बना, वो कैसे निकालूंगी मुझे टैली बताएगा, टैली एकदम से बता देगा। देखिए कैसे बताएगा, जीएसटीएस सीएमपी। देखो कहता आपने सेल किया 1,20,000 की, उस पर 1% आप गवर्नमेंट को 600 सीजीएसटी जमा करवा दीजिए और 600 एसजीएसटी, अपने आप बता देगा। मीन्स यहां से मैं अपनी लायबिलिटी निकाल सकती हूँ। हर क्वार्टर के बाद यहां से मैं लायबिलिटी देखूंगी, टोटल बता देगा भाई आप इतना 600 ये करवाओ, 600 ये करवाओ और 1200 आपने देना है, इतनी लायबिलिटी आपने देनी है। ठीक है, आप एंटर करिए। आउटपुट सप्लाई जो है आपको बताएगा कि वीना और XYZ को आपने सेल की है और इतने इतने की है, वो सारी डिटेल। जहां से मैं डेटा लेकर बहुत इजी हो जाएगा आपको रिटर्न फाइल करना, GSTR CMP 08। अदरवाइज कहाँ आप पूरी सेल को ऐड करते फिरोगे, फिर 1% निकाल, एकदम से रिपोर्ट निकल जाती है। यहाँ पर टोटल सेल देखो, टोटल सेल बता रखा है, बैक जाओ, आप बैक जाओ। वहां पर बहुत इजी होता है, वहां जैसे ही आप पोर्टल खोलते हो GST CMP 08, वो बोलेगा आउटपुट सप्लाई टोटल। टोटल पे क्या लिखोगे, 1,20,000। फिर बोलेगा बताओ CGST कितना, वहां क्या लिखूंगी 600। फिर बोलेगा SGST 600। बस फटाफट आपको जो है यहाँ से कंप्लीट डेटा मिलता है और 5 मिनट्स में आपकी रिटर्न फाइल भी हो जाती है। बहुत इजी हो जाता है आपको। ठीक है, तो जब आप रिटर्न फाइल करोगे तब ये 1200 गवर्नमेंट को दोगे, और जिस दिन ये 1200 आप गवर्नमेंट को दोगे उस दिन अपनी टैली में एक एंट्री करोगे। कौन सी एंट्री करोगे, उस दिन आप GST जो टैक्स लायबिलिटी जो है वो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानोगे और टू कैश करोगे। टैक्स लायबिलिटी टू कैश, तो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में काउंट होगी। मींस आप ये अमाउंट अपने कस्टमर से चार्ज नहीं, देखो कहने को नहीं चार्ज करते, बट वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड कर लेते कि एट द एंड ऑफ क्वार्टर हमें 1200 देना पड़ेगा। तो जब वो चार्ज करते हैं ना कस्टमर में, वो उस कॉस्ट में ऐड कर लेते हैं। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली तो कस्टमर से चार्ज हो ही रहा है। तो दिस इज अबाउट द कॉम्पोजिशन स्कीम। ये आपकी कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में होता है, जहां पर यहाँ कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स क्रेडिट दिख रहा है। याद करो लास्ट क्लास में मैंने आपको GSTR 1 दिखाया था, 3B दिखाया था। 3B में आउटपुट और इनपुट लायबिलिटीज आ रही थी। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, यहाँ कंप्लायंसेस भी कम होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन स्कीम। ये आपका कॉम्पोजिशन स्कीम था जिसमें मैंने दोनों को आपको कंपैरिजन करके दिखाया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है बिल ऑफ मटेरियल्स। इसी के साथ ही करवा रही हूं मैं। एक बार बुक में जाइए, अपनी बुक में आ जाइए। बुक में देखिए, आइए 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 मालिक, यहाँ पर मैंने ये सारा समझा रखा है कि आपको परचेज पर जो है, अगर आप परचेज करते हो। अच्छा, एक और टॉपिक रह गया है कि अगर मैं अनरजिस्टर्ड डीलर से जो है परचेज करती हूँ तो उस केस में क्या होगा। वो RCM का कॉन्सेप्ट है, वो अभी नहीं ले रही, वो RCM मैं करवाऊंगी। अभी जितना समझाया है मैंने सिर्फ आपको रेगुलर कॉम्पोजिशन, अगर कस्टमर को करना है तो कस्टमर का एक समझा रही हूँ मैं आपको, कस्टमर का पहले करवा देती हूँ। देखो अभी क्या किया था कि जो मैं सेल कर रही हूँ, या तो मैं रजिस्टर्ड डीलर को कर रही हूँ या कॉम्पोजिशन। अगर मैं कंज्यूमर को कर रही हूँ तो वही पॉइंट ऑफ सेल्स वाला आएगा। कैसे बनाया था एक बार करके देखे पॉइंट ऑफ सेल्स। आइए मेरे साथ, कैसे करना है। पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा वो वाउचर टाइप। कहाँ जाऊं मैं, क्रिएट पर जाऊं, ओके। और फिर उसके बाद वाउचर टाइप कौन सी करनी है, सेल्स POS, पॉइंट ऑफ सेल्स। सिलेक्ट होगी मेरी क्या, ये सेल्स ही होगी। एंटर करते आना है आपने। और यहां पर आपके पास आपने हर जैसे ही आप कस्टमर को सेल करते हो तो एक पर्ची सी निकलती है, एक बिल सा निकलता है, वो निकले यस। पॉइंट ऑफ सेल्स के लिए ये इनवॉइसिंग करनी, यस। क्या मैसेज प्रिंट करना है, हमने लिखा था थैंक्स। आप अपनी तरफ से कोई भी मैसेज लिख सकते हो। डिफॉल्ट टाइटल क्या है, बिल ऑफ सप्लाई।
कुछ भी, कैश मेमो कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, डिक्लेरेशन। और ये क्या है, सेल्स, पॉइंट ऑफ सेल्स। कहता गिफ्ट वाउचर मैंने नो करवाया था। क्रेडिट और डेबिट कार्ड, अगर क्रेडिट और डेबिट कार्ड में पेमेंट करता है तो मेरे किस बैंक अकाउंट में जाए उसके बारे में मुझे बताना पड़ेगा। तो ऑल्ट सी करके अपना एक बैंक अकाउंट बनाइए, एक्सिस बैंक। किस में आएगा, बैंक में ही आएगा, ठीक है। बाकी मैं कंट्रोल ए कर लेती हूँ। चेक जो है, अगर चेक भी अगर कस्टमर देता है वो भी मैं एक्सिस बैंक में ही देती हूँ। कैश तो कैश में आता है, ये हमने कर लिया था। फिर लेजर सेल्स का बनेगा, 100% टीसी में ही आएगा। और इसके बाद CGST SGST हम चार्ज नहीं करते, तो यहाँ कोई लेजर नहीं बनाना। बट रेगुलर में मैंने CGST और SGST यहाँ पर लिया था। अब यहाँ पर आप कोई भी टैक्स चार्ज नहीं कर सकते, तो यहाँ CGST और SGST नहीं होगा। क्लियर, कंट्रोल ए कर दीजिए और कंट्रोल ए। चलिए एक ये वाली एंट्री करते हैं। कोई कंज्यूमर आया, मुझसे एक टीवी लिया है, उसका कैसा प्रिंट निकलेगा, कैसा बिल ऑफ सप्लाई बनेगा, देखिए। वाउचर्स में आइए। अब आपको क्या करना है, F8 जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगी कि कौन सा सेल्स सिंपल करना है कि पॉइंट ऑफ सेल्स। पॉइंट ऑफ सेल्स करना है, पॉइंट ऑफ सेल्स सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। कंज्यूमर का नाम नहीं हम लिखते, कंट्रोल ए कर लीजिए। नेम ऑफ आइटम, हम उसको एक टीवी दे रहे हैं, वो अल्टीमेटली 1 पीस अपने आप ले लेता है। और क्या उसने क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट किया है, तो मैं कहती हूँ कि हाँ 12,000 उसने मुझे क्रेडिट कार्ड से दे दिया। 12,000 एंटर एंटर एंटर। जैसे ही करूंगी तो एक इनवॉइस निकलेगा। प्रीव्यू देख लिए, आई प्रेस कीजिए और आप ऑल्ट Z प्रेस कीजिए, तो यहाँ पर बिल ऑफ सप्लाई बन के यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कोई CGST SGST नहीं। लास्ट क्लास में जब हमने किया था तो वहां पर CGST और SGST दिखाई दे रहा था। मैंने डेक्लेरेशन में वो नो किया था, तो यहाँ पर वो डेक्लेरेशन भी नहीं आ रही, वो आपको लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था, ठीक है। तो ऐसे आप पॉइंट ऑफ सेल्स के क्या निकालते हो, बिल्स निकालते हो, राइट। चलिए क्लियर हो गया ये वाला पार्ट भी आपको। पॉइंट ऑफ सेल्स एक बार रिवाइज भी हो गया, कॉम्पोजिशन में भी हमने करके देख लिया। अब आइए, अब करते हैं बिल ऑफ मटेरियल। बुक में आइए, बुक में आइए, बुक में देखिए व्हाट इज बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, मैंने कहा मैं मैन्युफैक्चरर हूं। इट मीन्स कि मैं रॉ मटेरियल बाय करती हूँ, उससे फिनिश्ड गुड्स बनाती हूँ। अब रॉ मटेरियल बाय करूं, फिनिश्ड गुड्स बनाऊं, इसको टैली में रिकॉर्ड कैसे करना है वो सिखा रही हूँ। अब देखो, जो रॉ मटेरियल मैं बना रही हूँ वो मैं रजिस्टर्ड डीलर से रॉ मटेरियल बाय कर सकती हूँ। मैं रजिस्टर्ड डीलर से वो रॉ मटेरियल बाय करूंगी, राइट। और उससे जो है, मान लो मुझे प्लास्टिक की बॉटल्स बनानी है, मैं क्या करती हूँ, रजिस्टर्ड डीलर से प्लास्टिक बाय करती हूँ और उससे कोई केमिकल बाय करती हूँ और उससे वो बॉटल्स बनाती हूँ। और बॉटल्स बना के वो मेरी फिनिश्ड गुड्स है, उनको मैं सेल्स करती हूँ। जब मैं बाय करूंगी रॉ मटेरियल रजिस्टर्ड डीलर से, वो तो CGST SGST लगाएगा, लेकिन मैं उसका ITC क्लेम नहीं कर सकती, तो वो मैं अपना क्या बना लूंगी, कॉस्ट बना लूंगी। और जब मैं फिनिश्ड गुड सेल करूंगी तो उस पर CGST SGST नहीं लगेगा। उस पर जो भी सेल करने पर 1% मुझे क्वार्टरली गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है। मान लो कि मैं स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करती हूँ। जब मैं स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करती हूँ तो मुझे क्या क्या बाय करना पड़ेगा। मैं एक LED डिस्प्ले लेती हूँ, बैटरी लेती हूँ, मेमोरी स्टोरेज, कैमरा, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, माइक्रोफोन, स्पीकर्स, ब्लू पेन, ये सब कुछ बाय करती हूँ। कैमरा 2 लगाती हूँ, तो एक फिनिश्ड गुड्स प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे LED 1 लगता है, मेमोरी 1, कैमरा 2, प्रोसेसर 1, ये सब कुछ 1 तो ये है हमारे बिल ऑफ मटेरियल की इंफॉर्मेशन। तो ये सब कुछ मैं बाय करूंगी और उससे फिनिश प्रोडक्ट बनाऊंगी। इसको टैली में रिकॉर्ड कैसे करना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब मान लीजिए इन सब की मैं 10-10 क्वांटिटी, इसकी मैं 20 करती हूँ, इनकी 10-10 क्वांटिटीज जो है बाय करती हूँ, फिर मैं क्या बनाती हूँ, स्मार्टफोन बनाती हूँ। ये मैं आपको एक बार टैली में करके दिखाती हूँ। और मैं कॉम्पोजिशन डीलर हूँ, मैन्युफैक्चरर हूँ, 1% लगता है, उसी में कर रही हूँ मैं, जो कंपनी हमने बना रखी है। तो कैसे करेंगे, आइए मेरे साथ, बुक में देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है। आप जाइए क्रिएट पर,
और स्टॉक आइटम्स में जाइए। स्टॉक आइटम्स, कौन कौन सी स्टॉक आइटम्स है देख लीजिए। पहला क्या है, एलईडी डिस्प्ले। एलईडी डिस्प्ले, ठीक है, और इसको मैं रॉ मटेरियल मानती हूं, तो यहां पर ऑल्ट सी करके आप रॉ मटेरियल लिख लीजिए कि रॉ मटेरियल में दिखाई दे। प्राइमरी मान लीजिए, यस कर दीजिए। और किस में काउंट होगा, ऑब्वियसली वन पीस। इस पर सेट कंपोनेंट्स BOM नो करना है, कुछ नहीं करना है आपको। यहां पर GST करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर मैं रजिस्टर से लेती हूं तो आपको यस करना पड़ेगा। यस करके आप बताइए कि एलईडी पर कितना GST लगता है ऑन वैल्यू। अगर ये टैक्सेबल है तो हम 18% ही लेके चलते हैं। गुड्स है, एंटर एंटर एंटर, बन गया। सेकंड कौन सा है बताइए, बैटरी बनाइए, आप खुद बनाइए। बैटरी क्या है, ये मेरा, ये भी रॉ मटेरियल है, पीसीस में कैलकुलेट होगा, BOM नो करना है, GST एप्लीकेबल कर दीजिए, क्योंकि मान लीजिए जिससे मैं बाय करती हूं वो मुझसे टैक्स चार्ज करता है 18%। गुड्स है, एंटर एंटर एंटर। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा है कंपोनेंट, कैमरा ले लेते हैं, मेमोरी ले लो, मेमोरी 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 क्या है मेरा, रॉ मटेरियल, पीसेस में कैलकुलेट होगा, नो, GST यस कर दो, एंटर एंटर, टैक्सेबल कर दो, ठीक है। यहाँ पर मेमोरी पर हम मान सकते हैं कि चलो जो लगता है 28% लगता है, रेट चेंज करके देख लो आप। गुड्स, एंटर एंटर एंटर। एक कैमरा है, कैमरा बना लीजिए, रॉ मटेरियल पीसेस में नो करना है, एप्लीकेबल यस कर दो, ऑन वैल्यू टैक्सेबल 18%। एक में मैंने 28 किया है, बाकियों में मैंने 18% रखा है। ऐसे ही आप सारे जो कंपोनेंट्स हैं, जो भी मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल कोट आपको करके दिया है, ये सारे कंपोनेंट्स आप फीड कर लेंगे, सब कुछ फीड कर लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ तक किया, आप बाकी भी सारे फीड करेंगे। इससे क्या बनेगा, एक मोबाइल, वो मेरी फिनिश्ड प्रोडक्ट है। तो मैं अब मोबाइल बनाऊंगी, किस नाम से, एस A1 स्मार्टफोन, ये मेरा फिनिश्ड प्रोडक्ट है। तो इसको मैं ऑल्ट सी, इसकी कैटेगरी क्या लूंगी, फिनिश्ड प्रोडक्ट, फिनिश गुड्स, प्राइमरी, ठीक है, यस कर दो, एंटर, पीसेस में ही बनेगा, ठीक है। अब यहां पर रुकिए, सांस लीजिए, पानी पीजिए, पीजिए पीजिए, मैं भी चाय पी लेती हूँ, ठंडी हो गई पर कोई बात नहीं। रुको, यहां पर हम इसको बताएंगे कि जो जो एस A1 स्मार्टफोन बन रहा है ना, जो रॉ मटेरियल हमने बाय किया है उसी से बन रहा है, और कितना आप बताएंगे कि इसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है कितना लगता है, वो मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप यस करिए। अगर किसी स्टूडेंट का ये नहीं दिख रहा, अभी बताया था, कॉन्फ़िगरेशन में जाइए। जैसे आप कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे वहां बिल ऑफ मटेरियल होगा, देखो कॉन्फ़िगरेशन में जैसे ही गए तो यहाँ पर इन दोनों को यस करके यहाँ पर ये ऑप्शन आएगी, इसको यस करना होगा, नहीं है तो कर लो, ठीक है तो वेरी गुड। सेट कंपोनेंट्स BOM, यस यस करना है। नेम क्या है, हमारा स्मार्टफोन बन रहा है, इससे क्या बनता है, स्मार्टफोन, एंटर। कितने यूनिट मैन्युफैक्चर, कितने मींस जो आप मटेरियल यहाँ देने लगे हो उससे कितने यूनिट मैन्युफैक्चर होते हैं, एक बनता है। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, बैटरी एक चाहिए होती है, कैमरा 2 चाहिए होता है, LED डिस्प्ले एक चाहिए होता है, और मेमोरी एक चाहिए होती है, ठीक है। आपने पूरी लिस्ट दे दी, फिर एंड ऑफ लिस्ट कर दो, यहां पर एंड ऑफ लिस्ट कर दो, स्मार्टफोन बन गया, बस एंटर, दैट्स इट। आप इस पे GST, क्योंकि मैं कॉम्पोजिट डीलर हूं, इस पे GST तो मैं चार्ज नहीं कर सकती, नो कर दो, एंटर एंटर एंटर, दैट्स इट। इतना काम कर लिया, सबने कर लिया, नहीं किया पॉज करो, करो।
अब फिर मैं आगे चलती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं ये सारा रॉ मटेरियल बाय करूंगी और उससे ये प्रोडक्ट बनाऊंगी। कैसे बनाऊंगी वो ध्यान से सुनने वाली बात है। आइए मेरे साथ, वाउचर्स में आइए, पहले परचेज कीजिए। परचेज के लिए शॉर्टकट बताइए F9। पार्टी नेम, मान लीजिए मैं ABC से बाय कर रही हूँ, रेगुलर डीलर है, बना चुके हैं हम, ठीक है, समझ आ रही है। करेंगे और भी एग्जाम्पल्स करेंगे धीरे धीरे, लेकिन प्रॉमिस जो मैं करवाऊं प्लीज एक बार जरूर करके देखना है आपने, ठीक है। कंट्रोल है, परचेज कर रही हूं। अब आपने बैटरी, अब आपने फोन नहीं खरीदना, वो तो मैंने बनाना है, मैंने ये सारा रॉ मटेरियल बाय करना है। अब बाय करिए, बैटरी बाय करिए 10, और बैटरी का कॉस्ट लगा लेते हैं हम 8000, राइट, 80,000। फिर आप बाय करिए कैमरा, कैमरा डबल लगता है तो 20 पीसेस कर लीजिए, और कैमरा की कॉस्ट रख लीजिए आप 6000। LED डिस्प्ले भी 10 आप बाय कर लीजिए, और इसके लिए आप जो है 7000 रख लीजिए। और बैटरी होगी, कैमरा हो गया, LED और मेमोरी कर लीजिए, मेमोरी की भी 10 क्वांटिटीज कर लीजिए, और इसको आप 6000 पे बाय कर लीजिए, राइट। एंटर। अब इस पर, क्योंकि ABC एक रेगुलर डीलर है, उसने जो भी मुझे बेचा है उस पर वो क्या करेगा, CGST और SGST लगाएगा। अब क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये दोनों वाउचर लेजर बना रखे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, तो वही चल रहा है, तो CGST कैलकुलेट हो गया, SGST कैलकुलेट हो गया। आपने जैसा भी 18 दिया होगा उसके अकॉर्डिंग वो आपको कैलकुलेट करके दिखा देगा। देखो मैं एक बार कर भी लेती हूँ। जैसे इसने, अगर मैं यहाँ पर 18% करूंगी, इसका अपना टोटल वैल्यू है हमारी, तो 3,30,000, इसका 18% करूंगी तो ये मेरा 29,700 आ रहा है। पर यहाँ ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक आइटम ऐसी है जो 28% से टैक्सेबल होती है, तो इसलिए यहाँ पर जो टैक्स कैलकुलेट है वो ज्यादा आ रहा है। आप इंडिविजुअली करके देखो कि एग्जैक्ट यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और मुझे व्हाट्सएप करो कि मैम हाँ ठीक बना, ठीक है। चलो एक होमवर्क हो गया आपका। चलो कंट्रोल A कर दीजिए आप, ये आपकी एंट्री पास हो गई। अच्छा एक बार P&L चल के देखते हैं। P&L देखो, P&L में Alt F5 करो Alt F5। रॉ मटेरियल दिख रहा है। अच्छा सोनी टीवी मैंने ना ज्यादा सेल कर दिए थे, जबकि मेरे पास स्टॉक नहीं था, इसको अवॉइड कर दो। रॉ मटेरियल देखो 3,95,400 का आपको दिख रहा है। टोटल परचेज में जो भी CGST SGST पार्ट वो है कवर अप कर रहा है। यहाँ पर आप कहो कि इसके आगे अमाउंट क्यों नहीं दिख रही, याद करो जब मैंने CGST और SGST का लेजर बनाया था तो वहां पर लिखा था कि इसको वो इंक्लूड करे परचेज के इनवॉइस, मींस इसी में इंक्लूड करके इसको सेपरेटली ना दिखाए, तो इसलिए वो यहाँ पर नहीं दिखा रहा, ठीक है। चलिए बैक जाइए। अब आपको जो भी रॉ मटेरियल है, देखिए यहाँ पर आके देखिए क्लोजिंग स्टॉक में आप रॉ मटेरियल देखिए, जो भी रॉ मटेरियल है अब इससे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना है। अब मुझे फोन बनाना है, तो फोन बनाने की एंट्री कहाँ होगी, वो आपकी एंट्री होगी, आ जाइए वाउचर्स में जल्दी से। वो एंट्री कहाँ होगी, स्टॉक जर्नल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, नहीं दिखाई दे रहा। अदर वाउचर्स में जाइए, अदर वाउचर्स में यहाँ पर देखिए स्टॉक जर्नल, इसमें क्योंकि मुझे मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री पास करनी है तो मुझे एक नया वाउचर टाइप क्रिएट करना पड़ेगा। आइए क्रिएट में चलते हैं, यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट पे जाइए और टाइप करिए मैन्युफैक्चरिंग वाउचर या मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। इसकी टाइप आप स्टॉक जर्नल लेंगे, एंटर, क्योंकि स्टॉक जर्नल को हम एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में जब मटेरियल ट्रांसफर होता है उसके लिए भी यूज करते हैं। बट यहाँ पर अभी मुझे इसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करना है, तो इसमें मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैंने मैन्युफैक्चर जर्नल में एक बना ली, वाउचर बना लिया, उसको स्टॉक जर्नल में ले लिया। यस,
यहाँ पर यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल यहाँ पर होगा, हाँ मुझे इसको एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल ही यूज करना है, यस कर दीजिए। क्या ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ फॉर परचेसेस, इसका मतलब क्या है कि जब मैं फोन बना रही हूँ तो जो मुझे रॉ मटेरियल मैंने बाय किया वो तो फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट बनेगी बनेगी, लेकिन जो लेबर उस पर काम करेगी, जब कुछ पॉलिशिंग हो रहा है, कुछ भी है, कोई और मटेरियल लगाया, वो भी तो इसका पार्ट बनेगा। मीन्स कुछ एडिशनल कॉस्ट भी तो लगेगी। तो यहाँ पर क्या करना है, यस कर देना, एंटर। प्रिंट नो कर दो, एंटर। अब देखो कि यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग जर्नल दिखाई दे रहा है। अदर वाउचर में ऑल्ट F7 करेंगे, दोनों आएंगे, स्टॉक और मैन्युफैक्चरिंग। आपको जो काम करना है उसको सिलेक्ट करना, तो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। ये आपका वाउचर ओपन हो गया। यहाँ पर आप जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका नाम दीजिए। मैं मैन्युफैक्चर क्या कर रही हूँ, मैं स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, एंटर करिए। नेम ऑफ बिल ऑफ मटेरियल स्मार्टफोन, कहता कितनी क्वांटिटी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मैं 4 स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर मैंने किए। जैसे ही मैं 4 यहाँ पर लिखूंगी, एंटर करूंगी, तो उन 4 में कितनी बैटरीज लगेंगी, कितने कैमरास लगेंगे, ये सब कुछ डिटेल ऑलरेडी फीड कर रखी है, वो अपने आप यहाँ पर आ जाएगी। और उनकी कॉस्ट भी वो अपने आप ले लेगा, वहीं से उठाएगा। जब मैंने परचेज की थी वहां से कॉस्ट उसने अपने आप उठा ली। आपको बस एंटर 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 करते जाना है। क्या जब ये मैन्युफैक्चर हो रहा है कोई और को प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट भी बनता है? जैसे आप गुड़ निकालते हो तो मोलेसिस निकलता है, मोलेसिस को आप अलग से सेल करते हो, तो मींस उसका कोई बाय प्रोडक्ट है, साथ में कोई और प्रोडक्ट भी बन जाता है। जैसे आप पेट्रोल जो है, क्रूड ऑयल को लेके आते हो, उसमें से पेट्रोल भी निकलता है, डीजल भी निकलता है, ठीक है, कोई और ग्रीस भी निकलता है, तो ये उसके साथ के प्रोडक्ट हो गए, को प्रोडक्ट्स हो गए। कि जो मैं बना रही हूँ उसका कोई को प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट भी है, इसमें नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, एंटर करके नीचे आ जाइए। क्या कहता, कोई और एडिशनल कॉस्ट भी आप लगा रहे हो? हाँ, इस पर लेबर काम कर रही है, वो भी मैं इस स्मार्टफोन की कॉस्ट में जोड़ दूंगी। तो कैसे, आप ऑल्ट सी करिए, यहाँ पर वेजेस वो होती हैं जो लेबर डायरेक्टली इस पर काम कर रही है, जो मैं आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ कि इस, जैसे एक फोन बनाने के लिए मैं एक लेबर को 50 रुपीज देती हूँ, तो वो मेरी डायरेक्ट वेजेस होगी। तो ये किस में आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। किस में आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर नो कर दीजिए। अगर आपका बेसिस मींस बेसिस जो है, अगर तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता है तो उतनी, अगर आप कहते हो कि जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो भी कॉस्ट है उसका 10% हम बेसिस दे देते, तो 10 लिख दो, अपने आप इसका कैलकुलेट कर देगा। अगर आपने बेसिस दिए हैं, आपने इनको बनाने के लिए 6000 वेजेस दिए हैं, तो 6000 लिख दो। परसेंटेज में लिखना है, परसेंटेज में, और अगर आपका एब्सोल्यूट अमाउंट पता है तो एब्सोल्यूट अमाउंट भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और कोई खर्चा हुआ तो कर दो। देखो अब क्या हुआ, टोटल कंपोनेंट का कॉस्ट इतना है, उस पर बेजेस इतने लगे, तो आपको टोटल कॉस्ट ये 4 यूनिट बनाने के लिए पड़ी 1,64,160। तो आपको पर पीस जो फोन पड़ रहा है वो 41,040 का पड़ रहा है। अब आप इसको कितने में सेल करोगे वो आप पर डिपेंड करता है। बस एंटर एंटर करते बाहर आ जाइए। एक बार मेरे साथ P&L में चलिए, देखिए क्लोजिंग स्टॉक में चलिए। क्या फिनिश्ड गुड्स आ गए? अपने आप रॉ मटेरियल का स्टॉक कम हो जाएगा और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का, फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक आ जाएगा और उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। इसी में से वैल्यू निकाल के उसने इधर डाल दी, तो फिनिश्ड गुड्स की ये आपको वैल्यू यहां पर नजर आएगी। देखिए ये बन गया। अब P&L पे आइए, एक बार आइए P&L में, और आप ऑल्ट F5 करिए मेरे साथ। ध्यान से देखिए, आपका यहाँ पर जो है जी, आपने परचेजेस किया था, आपने रॉ मटेरियल परचेजेस किया था, यहाँ पर सेल्स आ रही, यहाँ पर हमारा फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल और सोनी टीवी। अगर ये नहीं होता तो ये 2 पॉइंट अपने आप जो है, जब हम मैन्युफैक्चर करेंगे तो यहाँ से वो निकालेगा मटेरियल को और यहाँ पर ऐड कर देगा।
अब जो एक्सपेंसेस है, जो भी हमने यहाँ पर एक्सपेंस किए हैं, वो इसका अपने आप क्या बना देता है, कॉस्ट पार्ट बना देता है, और वो इंक्लूडेड होंगे इसमें, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में वो इंक्लूड कर देगा। ये है आपका, इसको क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ मटेरियल। इससे आपको क्या पता चला कि आप जब गुड्स रॉ मटेरियल बाय करते हो और उससे प्रोडक्ट्स बनाते हो तो उसको हम टैली में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अब आप फिनिश्ड गुड्स बेचना चाहो तो बेच सकते हो, बेचने का वही प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर। मान लीजिए आपके पास कस्टमर आया वो फोन खरीदने के लिए, तो मुझे बताइए आप F8 करेंगे। अब कस्टमर आया तो सेल POS एंटर कर दीजिए, सेल POS। कस्टमर आ रहा है, आप उसका नेम लिखना चाहते हो लिख दो। आपने उसको क्या बेचा, हमने उसको एक स्मार्टफोन बेचा 1 पीस। अब आप रेट जहां पर ले नहीं रहा, क्योंकि आप फिनिश प्रोडक्ट बनाया। अब आप खुद सोचो कि उसको कितने का बेचना, 41,040 का तो हमें खुद ही पड़ रहा है, हम उसको 45,000 का बेच रहे हैं। एंटर 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 एंटर, हो गई एंट्री। प्रीव्यू देख लो, Alt Z कर लो, ठीक है। ये आपका एक बिल ऑफ सप्लाई निकल के आ जाएगा। आप उसको एक 45,000 में बेच रहे हो, ये सारा बिल निकल के आएगा, प्रिंट करो और उसको निकाल के दे दो, ठीक है। तो ये था आपका बिल ऑफ मटेरियल। लेकिन यही अगर आपका रेगुलर स्कीम वाले में होता तो अब आप जब ये एस बेचते तो CGST और SGST भी साथ में लगाते, ठीक है। वो एक बार उसको भी रिवाइज करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। अब आप देखिए आपको क्या क्या रिवाइज करना है। जो लास्ट क्लास में रेगुलर स्कीम की 3-4 एंट्री की थी, वो उसका POS, फिर कॉम्पोजिशन इसका POS, और बिल मटेरियल जो मैंने आपको बताया वो। और जब भी आप बिल मटेरियल बनाएंगे तो जो ये वाली आपको एक एग्जांपल दिए रखी है, ये आप इतने कंपोनेंट्स लेंगे और आपने प्रोडक्ट्स बनाना है, फिनिश प्रोडक्ट। ऐसे ही एक और फोन बनाएंगे जिसको हम एस A1 प्लस कहेंगे, उसमें जो है कैमरा 4 लगेंगे। तो ये 2 एग्जाम्पल जो है आपने करनी है और मुझे बताना है कि आपसे बिल ऑफ मटेरियल का जो होमवर्क है हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। चलिए आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में GST के बारे में कुछ और सीखेंगे, और अलॉन्ग विद दैट मैं एक और आपका इन्वेंट्री या बैंक का टॉपिक लूंगी, ठीक है, और उसको इसके साथ इंटीग्रेट करके बताऊंगी, ठीक है। चलिए जब तक बाय, स्टे सेफ।